आज शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 13 पर्यावरण में तापीय प्रदूषण के स्रोत से। क्या कारण है तापीय प्रदूषण के, विस्तार से जानेंगे आज हम। सबसे पहला हम ले रहे हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बहिर्स्राव। ये जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं उनमें जो निकलने वाले बहिर्स्राव हैं, काफी अधिक ताप होता है इनका, और ये मान लीजिए आपकी प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक वो पदार्थ हैं जो कि इन उपकरणों को ठंडा करने के काम में लिए जाते हैं। तो जो प्रशीतक हैं उसके काम में आने वाले जल से इसका ताप लगभग 10 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, और जब इस तापक्रम वाले बहिर्स्राव को आसपास के जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है तो वहां जलीय जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि जलीय जीव जंतु इस ताप वृद्धि से प्रभावित होते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बहिर्स्राव। प्रशीतक में काम आने वाले जल से इनके बहिर्स्राव का ताप 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इन बहिर्स्रावों को जल स्रोत में प्रवाहित करने से जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन प्रभावित होता है। इसी प्रकार दूसरा जो स्रोत है वो है तापीय विद्युत संयंत्र के बहिर्स्राव। अब इन संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ उसे ठंडक प्रदान करने के लिए, इस उपकरणों को ठंडक प्रदान करने के लिए आसपास की जल राशि से जल लिया जाता है। जब बहिर्स्राव इनसे बाहर निकलते हैं तो निकलने वाले बहिर्स्राव गर्म होते हैं और लगभग 15 डिग्री सेल्सियस उनका ताप अधिक होता है। इन बहिर्स्रावों को जब फिर से प्रवाहित कर दिया जाता है उसी जल राशि में तो जल का ताप बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जल में, और मछलियों तथा अन्य जलीय जंतुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार ये तापीय प्रदूषण प्रभावित करता है हमारे जलीय जीव जंतु को। इनमें कोयले का उपयोग किया जाता है तथा आसपास की जल राशि से जल काम में लिया जाता है। इनके
बहिस्त्राव का ताप 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इन्हें जल स्रोतों में पुनः प्रवाहित करने से जल का ताप बढ़ता है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने से जो जलीय जीव जंतु जल में घुली ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं वो मरने लगते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र के बहिस्त्राव कारण होते हैं तापीय प्रदूषण का। एक, इनमें कोयले का उपयोग किया जाता है और आसपास की जल राशि से जल काम में लिया जाता है। इनके बहिस्त्राव का ताप 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। जब इन बहिस्त्रावों को जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है तो वहां जल राशि का ताप बढ़ जाता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मछलियां आदि मरने लगते हैं। तीसरा कारण बन सकता है तापीय प्रदूषण का जल विद्युत शक्ति बहिर्स्त्राव। विद्युत उत्पादन की यह एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल तंत्र का ऋणात्मक तापीय उद्भारण एक प्रक्रिया है। ये जल तंत्र का ऋणात्मक तापीय उद्भारण होता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप तापीय प्रदूषण होने से जलीय जीवन प्रभावित होता है। तीसरा स्रोत ले रहे हैं हम जल विद्युत शक्ति बहिर्स्त्राव। विद्युत उत्पादन की ये एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल तंत्र का ऋणात्मक तापीय उद्भारण होता है। तापीय प्रदूषण होने से जलीय जीवन प्रभावित होता है।
चौथा तरीका हो सकता है औद्योगिक बहिर्स्राव। कई ऐसे उद्योग हैं जैसे कि वस्त्र, कागज और चीनी उद्योग, इनमें जो बहिर्स्राव उत्पन्न होते हैं उनका ताप काफी अधिक होता है, लगभग 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। इन्हें भी जब जल राशि में प्रवाहित कर दिया जाता है तो जलीय जीवन प्रभावित होता है। कागज, शक्कर व वस्त्र उद्योग में गर्म बहिर्स्राव उत्पन्न होते हैं। इन बहिर्स्रावों का ताप 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। जल राशि में इन्हें प्रवाहित करने से तापीय प्रदूषण होता है। पांचवा और अंतिम स्रोत ले सकते हैं हम घरेलू वाहित मल। घरेलू वाहित मल में उपचारित किया जाए या अनुपचारित रूप, दोनों ही तरीके से इन्हें जल स्रोतों, नदियों, झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। सामान्यतः नगरीय वाहित मल जो है उनका ताप उच्च होता है और ये जब जल राशि में पहुंचते हैं तो वहां जलाशय का तापमान उच्चतम स्तर पर कर देते हैं, जिससे कि मछलियों आदि की मृत्यु का कारण उत्पन्न हो जाता है। उपचारित या अनुपचारित रूप में वाहित मल को जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो नगरीय वाहित मल का ताप उच्च रहता है
ये जलाशय का ताप उच्चतम स्तर तक पहुंचा देते हैं, जो कि मछलियों की मृत्यु का कारण बनता है। यह मछलियों की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार से ये 5 भिन्न भिन्न इस प्रकार के कारण हैं जो कि तापीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। आगे लेंगे तापीय प्रदूषण के प्रभाव। चार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव देखने के लिए हमें मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम भौतिक प्रभाव की बात करें, इसके अंतर्गत 4 भिन्न प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। भौतिक प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहला तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। इसी प्रकार वाष्प दाब में भी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। वाष्प दाब में वृद्धि। वहीं घनत्व में कमी दिखाई देती है। और इसी प्रकार श्यानता, जो कि तरल का एक गुण है, उसमें भी कमी देखने के लिए मिलती है। ये चारों भौतिक प्रभाव में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी जो प्रभावों की ली जा सकती है वो है रासायनिक प्रभाव। और इसमें भी फिर से हम 3 प्रभावों की बात कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो है वो रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे संक्षेप में
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। C फॉर केमिकल, O ऑक्सीजन और D डिमांड। COD में वृद्धि। वहीं दूसरा रासायनिक प्रभाव देखा जाता है, रासायनिक की जगह हम कर लेंगे जैविक। जैविक ऑक्सीजन मांग, और इसे संक्षेप में रासायनिक को केमिकल और जैविक को बायोलॉजिकल, BOD में वृद्धि। और तीसरा रासायनिक प्रभाव हो जाता है विषाक्तता में वृद्धि। विषैलेपन में वृद्धि। तापीय प्रदूषण में दो प्रकार के प्रभाव और देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं ब्रेक के बाद। आगे लेते हैं तीसरे प्रकार का प्रभाव, जैविक प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव जैविक प्रभाव में कार्य की गतिविधियों में परिवर्तन। कार्य की गतिविधियों में परिवर्तन। दूसरा प्रभाव उपापचयी दरों में परिवर्तन। पहला कार्य की गतिविधियों में परिवर्तन, जैविक प्रभाव के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम। दूसरा प्रभाव उपापचयी दरों में परिवर्तन। तीसरा जैव रासायनिक
प्रतिमानों में परिवर्तन। चौथा प्रभाव इसी क्रम में प्रजनन में बाधा। और पांचवा प्रभाव प्रजनन दर में विभिन्नता। इस प्रकार ये 5 प्रभाव जैविक प्रभाव के अंतर्गत हैं। चौथा प्रभाव जैव समुदायों पर प्रभाव। इसके अंतर्गत 4 प्रभाव देखे जा सकते हैं। सबसे पहला जीवधारियों के वितरण प्रारूप में विभिन्नता। दूसरा प्रभाव शैवाल समष्टि में अवांछित परिवर्तन। तीसरा विनाशकारी जीवों का आक्रमण। पहला जीवधारियों के वितरण प्रारूप में परिवर्तन होना या विभिन्नता पाया जाना। दूसरा शैवाल समष्टि में अवांछित परिवर्तनों का होना। तीसरा विनाशकारी जीवों का आक्रमण। और चौथा और अंतिम जो नील हरित जीवाणु हैं यानी साइनोबैक्टीरिया, उनके द्वारा वाटर ब्लूम्स बनाना। साइनोबैक्टीरिया नील हरित जीवाणु जिन्हें कहा जाता है, द्वारा वाटर ब्लूम्स बनाना। वाटर ब्लूम्स को हिंदी में जल प्रस्फुटन कहा जाता है। इस प्रकार तापीय प्रदूषण के प्रभावों को हमने 4 बड़े बड़े भागों में विभाजित करके अध्ययन किया।
किसी भी वस्तु का जब हमें कारण पता चल सकता है तो उसके बाद नियंत्रण किया जाना असंभव कार्य नहीं होता। तो तापीय प्रदूषण के जब हमें कारण पता चल चुके हैं तो वहीं इसको नियंत्रित करने के उपाय भी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले तापीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के कूलिंग टावर की। तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। सबसे पहला तरीका हो सकता है कूलिंग टावर द्वारा। अब इस विधि में गर्म बहिर्स्राव से ऊष्मा को वातावरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जब उसका ताप कम हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तो उसे जल राशि में प्रवाहित कर दिया जाए। तो इस तरीके से तापीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला कूलिंग टावर द्वारा। इसमें गर्म बहिर्स्राव से ऊष्मा को वातावरण में स्थानांतरित किया जाता है, यानी सीधे ही हम उन बहिर्स्राव को जल राशि में नहीं मिलने दे रहे, उसकी ऊष्मा को पहले हम वातावरण में स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि वो जो बहिर्स्राव है वो अपना ताप मुक्त कर दे और इसके बाद इन्हें जल स्रोतों में मिलाने पर तापीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम उन गर्म बहिर्स्रावों को सीधे ही जल राशि में ना प्रवाहित करें। वहीं दूसरा तरीका हो सकता है कूलिंग वाटर टैंक द्वारा। पहले गर्म बहिर्स्राव को एक वाटर टैंक में प्रवाहित करके ठंडा कर लिया जाए और उसके बाद फिर इन्हें जल राशि में प्रवाहित किया जाए। तो दूसरा तरीका हो सकता है गर्म बहिर्स्राव को पहले वाटर टैंक में ठंडा कर फिर जल राशि में मिलने दिया जाए। पहले तरीके में ऊष्मा को वातावरण में छोड़ा गया था, जबकि दूसरे तरीके में वाटर टैंक यानी पानी में ही मिलाया गया, लेकिन जो प्राकृतिक जल राशि है उसको हमने तापीय प्रदूषण से बचा लिया। इसी क्रम में तीसरा तरीका दूसरे तरीके से मिलता जुलता कृत्रिम झील बनाकर।
एक ऐसी कृत्रिम झील बना ली जाए जहां की गर्म बहिर्स्त्राव को पहले प्रवाहित कर दिया जाए, ऊष्मा उस कृत्रिम झील में स्थानांतरित हो जाए और उसके बाद उस बहिर्स्त्राव को प्राकृतिक जलराशि में छोड़ा जाए। तो दूसरा और तीसरा तरीका लगभग मिलता जुलता है। इसमें भी गर्म बहिर्स्त्राव की ऊष्मा को कृत्रिम झील में स्थानांतरित किया जाता है। चौथा तरीका हम ले सकते हैं उन्नत मशीनों के उपयोग द्वारा। उन्नत मशीनों के उपयोग द्वारा मशीनें ही ऐसी काम में ली जाएं जो कि गर्म बहिस्त्राव कम से कम उत्पन्न करें, और इस दृष्टि से जब ऐसी मशीनें काम में ली जाएंगी तो उनके निस्तारण की समस्या भी कम ही होगी। इसी क्रम में पांचवा और अंतिम उपाय जो किया जा सकता है वो है छिड़काव विधि। उन्नत मशीनों द्वारा तो कम ऊष्मा वाले बहिर्स्त्राव उत्पन्न हो, और छिड़काव विधि में एक बारीक छिद्र के द्वारा, नोजल के द्वारा ऊष्मा को वातावरण में स्थानांतरित किया जाता है। जब धीरे धीरे उस बारीक छिद्र में से होकर के ऊष्मा प्रवाहित होगी तो बहिर्स्त्राव का ताप कम होगा, और उसके पश्चात जब इन बहिर्स्त्रावों को जल राशि में छोड़ा जाएगा तो तापीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार ये 5 तरीके हमारे सामने हैं जो कि तापीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम में आते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे हम पारिस्थितिकी की। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।